शासन काल जो कहा जाता है वो 350 से लेकर 380 ईस्वी तक को माना जाता है। इनके शासन काल एक लंबी अवधि के पीरियड में रहा, इसलिए इनके शासन काल को ज्यादा ही गौरवशाली को रहा गया। खासकर इनके शासन काल में तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन हिंदुओं का महत्तम अधिक विकास हुआ तो ये गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के काल में हिंदुओं को मंदिर बनाने की पुण्य कला का जो विकास हुआ वो ही समुद्रगुप्त के शासन काल में ही हुआ। इस तरह से गुप्त काल में समुद्रगुप्त का शासन बहुत ही एक योगदान भरा रहा, क्योंकि इनके पत्नी दत्त देवी थी, इनसे दो पुत्र हुए, एक रामगुप्त हुए, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। रामगुप्त जो बड़े पुत्र थे उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करने की बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो थोड़ा धार्मिक विचार के थे, वो राजा बनना नहीं चाहते थे। इसके कारण थोड़ा सा मुश्किल झेलना पड़ा समुद्रगुप्त को। अंत में फिर चूंकि नहीं तैयार हुए तो अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय को उसने राजा बनाने के लिए सोचा, लेकिन अंत समय में रामगुप्त तैयार हो गए और राजा बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन श्राद्ध तिलक होने के पहले इनको किसी ने अज्ञात ने इनकी हत्या कर दी। इतिहासकारों का यह मानना है कि शायद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उसको हत्या किया होगा, क्योंकि उन्हें राजा जब रामगुप्त को तैयार करने पर रामगुप्त तैयार नहीं हुए तो समुद्रगुप्त को एक राजकुमार घोषित कर दिए। उसके बाद चूंकि उनके फिर से तैयार हुआ तो उसमें हो सकता है द्वेष उत्पन्न हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त के शासन काल में कहा जाता है कि इनको रास्ते को 5 किलोमीटर दूरी से कोई देख लेता था तो अपना रास्ता बदल लेता था। इस तरह से समुद्रगुप्त के शासन में किसी और को तो उनके पुत्र की हत्या करने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होता है। इसकी बात कोई गुप्त ही रह गया, किसने हत्या किया। लेकिन चूंकि समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को राजकुमार पहले घोषित कर चुके थे, उनके कहने पर जब वो मान गए थे तब, तो इस आधार से वो राजतंत्र का पूरा जवाबदेही उनकी पत्नी को जाता है, जिनका नाम था दुर्ग देवी। तो दुर्ग देवी को फिर यहाँ के राजकुमार घोषित करने की कोशिश किए गए और होना भी नियम के अनुसार इनका ही होना था। तो इसने समुद्रगुप्त के उपस्थिति में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम राजा विक्रमादित्य ने कहते हैं, वो अपनी भाभी से ही विवाह कर लिया और इस तरह से चूंकि पत्नी हो चुकी, इस तरह से इनको फिर तरह से राजगद्दी उनके समुद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में चलाया और इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो यहाँ करते हैं 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और इनका शासन काल 412 ईस्वी तक चला, जो हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, राजा विक्रमादित्य कहते हैं। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में के पहले समुद्रगुप्त का शासन बहुत ही गौरवशाली रहा, पूरे कोई शासन पर बहुत ही सुखमय ढंग से चला। तो इनके समय में साम्राज्य को मुख्य रूप से शांति बना के रखना, तो इनके समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था। उस समय समुद्रगुप्त ने ही पूरे भारत, अखंड भारत जो था उसमें जो विद्वानों की जो थी झुंड था उनको अपने दरबार में बुलाए और पहली बार जो नवरत्न की शुरुआत की। हम लोग जानते हैं कि अकबर ने नवरत्न का शुरुआत किया था, लेकिन अकबर ने एक गुप्त वंश से ही सीख करके वो नवरत्न की उत्पत्ति की। सब पहले नवरत्न की उत्पत्ति जब की है वो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपने दरबार में कालिदास से लेकर के आर्यभट्ट, आप जो जानते हैं कि भारत के इतिहास का ट्रिग्नोमेट्री का खास करके जिसने योगदान दिया, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो का खोज किया, पाई का मान बताया है, जो आर्यभट्ट जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे वो इनके दरबार में हुआ करते थे। तो ऐसे 9 विद्वान जो अपने अपने क्षेत्र के थे इनके दरबार में हुआ। इस तरह से इनके शासन काल में शिक्षा की बहुत ही ज्यादा ही उत्पत्ति हुई। लेकिन चूंकि इसके समय में थोड़ा सा विद्रोह भी हुआ। मध्य भारत की जो बताया कि मध्य भारत में नागवंश के लोग होते थे, वो दबे कुचले जवान से, खुल के तो नहीं, दबे कुचले हिसाब से वो इनका गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय को विरोध करना चालू किए। तो इसको जान करके उसकी पुत्री जो थी केशव कन्या, नागपुत्री केशव कन्या, उससे ही अपने विवाह करने का प्रस्ताव भेज दिए और उसका चूंकि राजा उसको केशव जो नागवंश के थे राजा स्वीकार कर लिए। इस तरह से केशव कन्या से वो विवाह करके उसको भी वो दबा दिए। फिर एक थे दक्षिण भारत में था, उसमें बाक्सा का राजा थे हरिसेन सिंह, उदयसेन सिंह, वो भी थोड़ा थोड़ा सा विरोध करना चालू कर दिए थे। तो बताए कि रामगुप्त के दुर्ग देवी से एक पुत्री थी, राइट,
उस पुत्री को विवाह जो है उससे यानी रुद्रसेन से कर दिए, और इस तरह से उसको भी वो मामला को शांत करके वहाँ भी शांति उत्पन्न कर दी। इस तरह से गुप्त वंश में जो भी थोड़ी सी अड़चन हुई रामगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, उसको भी किसी ने वो अपने परिवार में ढाल करके उसको इस तरह से पट्टाक्षेप कर दिए। अब चूंकि कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शिक्षा पर बहुत जोर दिए, तो निश्चित है कि उसका पुत्र में अपने पिता का गुण तो समाहित होना जब लाजवाब था। उनका पुत्र हुए कुमार गुप्त, जो शुरू से शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिए, और उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति की, जो आपके भारतीय इतिहास को जो सबसे गौरवशाली जगह है, जिसे हम कहते हैं बिहार कहते हैं गौरव भूमि, जिसकी गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी, राइट। उसमें वो राजगीर वो क्षेत्र था जहाँ पर नालंदा जो अभी जिला भी है, वहाँ पर नालंदा नाम की जगह पर नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति की गई, जिसकी लंबाई चौड़ाई की आकलन आप इतना कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि 20 किलोमीटर एरिया में चारों ओर फैला हुआ था क्षेत्रफल में। इसकी बहुत ही लंबी इतिहास जो अभी वर्तमान में देखते हैं, परंतु बहुत ही इतिहास के तो दब चुके हैं। उस समय इसमें 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी होते थे, 1,000 से ज़्यादा प्रोफेसर की नियुक्ति किया गया था। प्रोफेसर ऐसे लोग होते थे जो कम से कम 1 से 2 विषयों पर ग्रंथ लिखा हो, उन लोगों को प्रोफेसर के तौर पर वहाँ रखा गया था। उनके 4 दरबार थे, चारों दरबार पर ऐसे ऐसे दरबारी हुआ करते थे, वो 4 भाषा के ज्ञाता होते थे। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा होगा। उसमें पूरे विश्व में अगर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो पाकिस्तान में चला गया, खंड हो गया। दूसरा जो है वेस्ट बंगाल में, उसका दूसरा ब्रांच था। लेकिन सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में तक्षशिला जरूर आता है, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, शिक्षा के देने के क्षेत्र में किया जाए, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास बहुत है प्राचीन है, जिसमें कुमार गुप्त ने बनाया। कुमार गुप्त का शासनकाल 312 ईस्वी से लेकर के 355 ईस्वी तक माना जाता है। कुमार गुप्त के शासनकाल में हमारा शिक्षा बहुत ही उच्चतर श्रेणी पर गया, लेकिन इसका बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि एक अनपढ़ गंवार था और उससे तो धन चाहिए था, लेकिन वहाँ तो पुस्तक ज्ञान की भंडार थी। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत लंबी इतिहास है, जिसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं विशेष वर्णन करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि 312 से 355 में कुमार गुप्त का शासन रहा, जिसमें गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा, क्योंकि इनका पुत्र स्कंद गुप्त हुए, जिसको तो बहुत ही ज्यादा ही योद्धा और शक्तिशाली हुए, क्योंकि स्कंद गुप्त ने अपने जो भी विज्ञानी विशेषज्ञ लोग उनके दरबार में थे, उनसे प्राप्त करके एक खोजे कि हमारे इतिहास में से कुछ है जो भारत पर अत्याचार किया है। उनकी जन्म कुंडली निकाल के उनको खरीद के यहाँ तक ईरान जा जाके उसको मारे थे। इतना दहशत उनके संग फैल गया था कि स्कंद गुप्त के गुप्त वंश समाप्त होने के भी 200 वर्षों तक भारत पर किसी भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। स्कंद बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, अपने इतने समुद्र गुप्त से भी बहुत ज्यादा, इसीलिए स्कंद गुप्त को भारत का रखवाला भी कहा जाता है। लेकिन अति के बाद बिना अंत होना लाजमी हो जाता है, इसलिए अति से वजह बरजते कहा गया। उसके बाद स्कंद गुप्त के बाद प्राण गुप्त आए, लेकिन वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो कोई योगदान नहीं कर पाए, और गुप्त वंश से वहां से फिर विघटन होना चालू हुआ। उसके बाद आए भानुगुप्त। भानुगुप्त का भी शासन गई किए, पर उनका भी कोई योगदान विशेष नहीं रहा। उसके बाद आए कुमार गुप्त द्वितीय, उसके बाद आए ब्रह्मगुप्त, फिर कुमार गुप्त तृतीय आए। इस तरह से गुप्त वंश की चलता रहा, और धीरे धीरे गुप्त वंश के धीरे की पतन होते चला गया। अंत में 530 ईस्वी में गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त आए। विष्णुगुप्त आए, उसने चाहा कि गुप्त वंश को मैं वापस पटरी पर लाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विष्णुगुप्त के लोग तो राजा मानने के लिए तैयार था, लेकिन आगे वाले पूर्वज को तैयार नहीं हुआ। तो इससे जब तक विष्णुगुप्त रहे, यानी तब तक तो गुप्त बहुत अच्छा चला, यानी 550 ईस्वी तक गुप्त वंश अच्छा ढंग से चला। हालांकि वो पहले की तुलना में बहुत नीचे स्तर पर चला गया था, लेकिन 550 ईस्वी में गुप्त वंश समाप्त हो गई। पुरानी कुछ इतिहास में, जैसे रुचेंद्र छत्तीसगढ़ की किताबों में भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है।
लेकिन वास्तविक में गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, जो 550 ईस्वी तक शासन किए। यानी कि गुप्त वंश जिसे कहें तो 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक रहा। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डॉट क्लास में, इससे रिलेटेड आप जितना प्रश्न होगा आप पूछिएगा, इसको मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि गुप्त वंश का हमेशा लड़ाई झगड़ा संपूर्ण रहा, पूरे संखंड भारत पर किया। लेकिन गुप्त वंश के बारे में चित्र में कुछ लोग इसे ब्राह्मण कहते हैं, कुछ क्षत्रिय कहते हैं, कुछ वैष्णव कहते हैं, इनके योग्यता देखे, लेकिन सही में इनकी धर्म जाति के पता नहीं चला। लेकिन इतना जब कि हिंदुओं का विकास बहुत हुआ, गुप्त भारत को स्वर्गयुग कहा, इस समय का शासनकाल बहुत ही उत्तम रहा। इसी के साथ फोन को यहाँ एंड करते हैं। डॉट क्लास में आप इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ओके, थैंक यू।